हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। तो आज हम कुछ नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि इम्यूनोलॉजी से है। तो क्या आप जानते हैं हमारी बॉडी में कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि बैक्टीरिया एंड वायरस को पहचान करता है और पहचान कर उन्हें डिस्ट्रॉय करता है? उसी टॉपिक के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोब्यूलिन। मतलब ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी होता है, यही जो होता है बैक्टीरिया और वायरस को डिस्ट्रॉय करता है। पहले तो उनका पहचान करता है, फिर डिस्ट्रॉय करता है। इसी को ही हम एंटीबॉडी कहते हैं। सो पहले तो हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, फिर स्ट्रक्चर देखेंगे। और इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम के बारे में डिटेल एक्सप्लेन किया था, उसी का वीडियो अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ एंड तक बने रहिए ताकि अच्छे से समझ में आए। इसके एंड में मैं इसका नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगी। तो नोट्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप चेक ज़रूर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है एंटीबॉडी। ये तो पूरा इंग्लिश में ही लिखा है, मैं इसको बाय लैंग्वेज समझाऊंगी, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके, ठीक है। तो देखिए, एंटीबॉडी एक विशिष्ट प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? ग्लाइकोप्रोटीन है। तो देखिए, ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि बी लिम्फोसाइट या प्लाज्मा सेल द्वारा बनाया जाता है। और जब बॉडी में कोई एंटीजन जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या टॉक्सिन एंटर करता है, प्रवेश करता है, तो एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड होकर उससे न्यूट्रलाइज या डिस्ट्रॉय करता है। पहले तो उससे बाइंड हो जाता है, फिर न्यूट्रलाइज या डिस्ट्रॉय करता है। एंटीबॉडी आर आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोब्यूलिन। मतलब एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं, इसे आईजी भी कहा जाता है, उससे शो करते हैं। हाफ नेम है इसका। यह जो होता है, इसका स्ट्रक्चर वाई शेप्ड का मॉलिक्यूल होता है, जिसमें 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन होती हैं जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। और एंटीबॉडी के ऊपर वाले हिस्से में जो होते हैं वहाँ एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, जहाँ एंटीजन स्पेसिफिक तरीके से जुड़ता है। चलिए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसा होता है एंटीबॉडी, ठीक है। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर वाई शेप्ड का ही है, दिख रहा होगा आपको। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर हम डिटेल में समझते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले तो देखिए, ये एन टर्मिनल होता है एंड ये सी टर्मिनल होता है। लास्ट वाले हिस्से को या लास्ट पार्ट जहाँ पे आखिरी होता है उसे हम टर्मिनल कहते हैं, इसलिए ये एन टर्मिनल और ये सी टर्मिनल, ठीक है। अब देखिए, ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये वेरिएबल रीजन होता है, और ये नीचे वाला जो होता है ये कांस्टेंट रीजन या नॉन वेरिएबल रीजन होता है, ठीक है। इसमें 110 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, यहाँ पर भी 110 एमिनो एसिड होता है। और देखिए कि ये जो होता है पैराटॉप होता है और इपीटॉप भी होता है। तो पैराटॉप और इपीटॉप क्या है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने उसको डाल दिया है, आप देख सकते हैं। और ये जो होता है बाइनरी साइट होता है, ठीक है। एंटीजन और बाइनरी साइट मिलकर के यहाँ पे क्या होते हैं, फैब होता है। तो फैब भी मैं बताऊंगी कि क्या है, इससे आगे है, इसका डिटेल एक्सप्लेन करूंगी। और ये कांस्टेंट होता है, ये हेवी चेन का पार्ट होता है। और ये होता है, ये जो यहाँ पे बताया गया है थोड़ा ऐसे करके, ये जो होता है हिंज रीजन होता है। हिंज रीजन में 10 से 60 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, इसे एफसी कहते हैं। एफसी का क्या तात्पर्य है, फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। और ये रिच किसका होता है, सिस्टीन और प्रोलिन जो एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है, अधिक मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। और देखिए, ये जो हेवी चेन वाला रीजन होता है ये 330 एमिनो एसिड पाया जाता है इसमें। और यहाँ पे देखिए 2 हेवी चेन पाए जाते हैं, 2 लाइट चेन। तो 2 हेवी चेन जो होते हैं वो 440 एमिनो एसिड का बना होता है। वहीं पे 2 लाइट चेन जो होते हैं वो 220 एमिनो एसिड का, मतलब जस्ट उसका आधा, 440 एमिनो एसिड हेवी चेन का, और 220 एमिनो एसिड जो होता है वो लाइट चेन का,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे VL से शो किया गया है। VL से आप क्या समझते हैं, क्योंकि ये लाइट चेन का पार्ट है इसलिए, और वेरिएबल रीजन है तो वेरिएबल रीजन का V और लाइट चेन का L VL से शो किया गया है। और ये हेवी चेन का होता है इसलिए VH से, और ये देखिए VL क्योंकि लाइट चेन का पार्ट होता है। अब हम देखते हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि CL मतलब लाइट चेन का पार्ट होगा तो उसे CL से शो करते हैं। वहीं पर हेवी चेन होता है तो देखिए इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, CH1 CH2 CH3। यहाँ भी CH1 CH2 CH3। और यहाँ जितने भी मतलब ये दोनों स्टैंड या दोनों रीजन के बीच में जो होता है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ भी डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये बने होते हैं। और जो 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन के हिस्से के होते हैं। ठीक है, ये इतना स्ट्रक्चर था, इतना क्लियर हुआ क्या? और जो होते हैं ये हमेशा डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं इसे, द एंटीबॉडी हैज़ ए वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। मतलब जो एंटीबॉडी होता है वो स्ट्रक्चर वाई शेप्ड का होता है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। और यह जो होता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन, हो गए 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर में हमने जितना भी पार्ट देखा, रीजन देखे और जो एंटीजन देखे, साइड देखे, हेवी चेन लाइट चेन देखे, फैब देखे, FC देखे, इन सब का डिटेल एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यही है पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन, दोनों मिलकर के चार पॉलीपेप्टाइड एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। सो लाइट चेन का देखिए, लाइट चेन को हम L चेन भी कह सकते हैं शॉर्ट में। सो मॉलिक्यूल वेट जो होता है, इसका मोलिकुलर वेट जो होता है वो लगभग 25,000 डाल्टन होता है। दे आर 2 टाइप, मतलब लाइट चेन 2 प्रकार के होते हैं, एक के और एक लैम्डा से शो करते हैं। के का तात्पर्य होता है कप्पा, लैम्डा का तात्पर्य होता है लैम्डा, इसे लैम्डा ही कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में भी। और हेवी चेन को देखिए, इसे हम H चेन भी कह सकते हैं। इसका मोलिकुलर वेट जो होता है वो लगभग 50,000 से लगभग 50,000 से 70,000 डाल्टन होता है। हेवी चेन के टाइप पर ही एंटीबॉडी क्लास डिपेंड करती है, मतलब एंटीबॉडी का क्लास भी होता है। ठीक है, कि वो कितने पार्ट में है या फिर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए एंटीबॉडी का क्लास क्या होता है या कितने प्रकार के होते हैं उसको देखिए। ये रहा एंटीबॉडी क्लास, ये हेवी चेन है। हेवी चेन 5 प्रकार के होते हैं, गामा, अल्फा, म्यू, एप्सिलॉन और डेल्टा। ठीक है, एंटीबॉडी क्लास देखिए, गामा को किससे, मतलब गामा का क्या होता है एंटीबॉडी क्लास, IgG। IG मतलब इम्यूनोग्लोब्युलिन, और G मतलब ये गामा का G, IgA अल्फा का A, IgM म्यू का M, IgE एप्सिलॉन का E, IgD डेल्टा का D। ठीक है, यही होता है एंटीबॉडी क्लास। इन सब के फंक्शन देखिए, प्लासेंटा क्रॉसिंग लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, लॉन्ग टर्म के लिए जो होता है ये प्लासेंटा क्रॉसिंग करता है, इसका मेन फंक्शन होता है IgG का। ठीक है, और ये IgG जो होता है वही जो होता है प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है। और ये कोई भी एंटीबॉडी के क्लास में कोई भी एंटीबॉडी जो होते हैं वो क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, IgA मतलब अल्फा को देखिए, म्यूकोसल एंड सेक्रेटरी इम्यूनिटी, ये सेक्रेटरी इम्यूनिटी होता है। ठीक है, और IgM को देखिए, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स, सबसे पहले इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है ये IgM ही करता है, मतलब म्यू करता है। एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी के लिए जो होता है एप्सिलॉन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और बी सेल रेगुलेशन करता है, ये होता है डेल्टा। ठीक है, अब हम देखते हैं IgG क्या होता है। इन सब का तो फंक्शन हमने देखा, बस फंक्शन ही देखा, ये क्या होते हैं।
कितने मतलब कि इनके अंदर कैसे होता है, किस प्रकार की क्रिया करते हैं, सबको हम देखेंगे। फंक्शन तो देख लिया है, फंक्शन भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो देखिए, पहले हम देख लेते हैं IgG मतलब गामा हेवी चेन, जिसे गामा से शो करते हैं। द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का हाईएस्ट कंसंट्रेशन होता है वो होता है IgG या गामा हेवी चेन होता है, जो कि लगभग 70 से 75% पाया जाता है। ठीक है, और ब्लड और टिश्यू फ्लूइड में होता है ये जो होता है IgG। और क्या करता है, प्लासेंटा क्रॉस करता है। ठीक है, प्लासेंटा क्रॉस करता है, गिव्स इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न, मतलब न्यूबॉर्न को इम्यूनिटी देता है। टॉक्सिन एंड वायरस न्यूट्रलाइज करता है ये। और यह जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरम एंटीबॉडी होता है IgG। अब हम देखते हैं IgA मतलब अल्फ़ा। तो ये देखिए IgA अल्फ़ा हेवी चेन, अल्फ़ा हेवी चेन को देखिए, ये इम्पोर्टेंट इन म्यूकोसल इम्यूनिटी, म्यूकोसल इम्यूनिटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और सिक्रेशन में मिलता है। और कहाँ कहाँ मिलता है, सलाइवा, टीयर्स, कोलोस्ट्रम, ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, और बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। और सेक्रेटरी एंटीबॉडी ये होता है, ये सेक्रेटरी एंटीबॉडी होता है। IgM मतलब म्यू हेवी चेन को देखिए, म्यू हेवी चेन क्या होता है, द फर्स्ट एंटीबॉडी फॉर्म्ड इन ए इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब सबसे पहला एंटीबॉडी होता है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स में बनता है। और फाउंड प्राइमरी इन द ब्लड, ब्लड में जो होता है वो मेनली मिलता है। ठीक है, ये IgM। और कंप्लीट मतलब कंप्लीमेंट एक्टिवेशन में सबसे पावरफुल होता है। और ऑक्यूर इन द पेंटामीटर फॉर्म, पेंटामीटर फॉर्म में होता है। क्या समझे इससे, 5 वाई शेप्ड यूनिट्स होते हैं इसमें, इसलिए इसे पेंटामर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन एंटीबॉडी होता है, ये उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये फर्स्ट लाइन एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी का फर्स्ट लाइन होता है। और IgE मतलब एप्सिलॉन हेवी चेन को देखिए, एप्सिलॉन हेवी चेन क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन में रोल करता है। ठीक है, और मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स से बाइंड करता है। WBCS में हमने देखे थे बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, जो भी था मास्ट सेल था, तो मास्ट सेल और बेसोफिल्स में ये बाइंड करता है, उन दोनों से बाइंड करता है। कौन, IgE या एप्सिलॉन जो होता है, बाइंड टू मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स, इन्वॉल्व्ड इन एलर्जिक सच एज अस्थमा एंड हाई फीवर, मतलब अस्थमा हाई फीवर जैसे एलर्जिक में ये इन्वॉल्व होता है। एलर्जिक एंटीबॉडी होता है, ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए IgD अर्थात डेल्टा हेवी चेन। ठीक है, डेल्टा हेवी चेन प्रेजेंट इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में बहुत ही कम होता है, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन में होता है। और ये फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, मतलब बी लिम्फोसाइट्स के सरफेस पर मिलता है, सरफेस पर मिलता है ये। और बी सेल एक्टिवेशन और रेगुलेशन में रोल करता है। हमने देखे थे इसका फंक्शन कि ये बी सेल रेगुलेशन करता है, बी सेल के एक्टिवेशन में भी ये रोल प्ले करता है। ठीक है, रेगुलेटरी एंटीबॉडी होता है, ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एंटीबॉडी के रीजन कौन कौन से होते हैं। ये देखिए एंटीबॉडी के रीजन हमने क्या क्या पढ़ा था, वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन और नॉन वेरिएबल रीजन। सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल रीजन को, दे आर लोकेटेड एट द टर्मिनल एंड्स ऑफ द हेवी एंड लाइट चेन, इट बाइंड्स स्पेसिफिकली टू ए एंटीजन, द एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड इन दिस रीजन। क्या समझते हैं, हेवी एंड लाइट चेन के टर्मिनल एंड्स पर होता है वेरिएबल रीजन, जिसे वी रीजन भी कहते हैं। एंटीजन के साथ स्पेसिफिक बाइंडिंग करता है ये वेरिएबल रीजन। ठीक है, और इसी रीजन में एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है। ठीक है, कांस्टेंट रीजन को देखिए, द चेन हैज़ ए फिक्स्ड पार्ट, मतलब ये चेन का फिक्स्ड पार्ट होता है,
फिक्स्ड पार्ट जो होता है वही होता है कांस्टेंट रीजन। एंटीबॉडी की बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिसाइड करता है कौन? कांस्टेंट रीजन ही डिसाइड करता है। कंप्लीमेंट एक्टिवेशन में काम करता है, प्लासेंटा क्रॉसिंग करता है, आईजीजी और मास्ट सेल बाइंडिंग होता है। ठीक है, मास्ट सेल में बाइंडिंग होता है। फंक्शन ऑफ फैब एंड एफसी, जिसे हम फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में देखे थे, और क्रिस्टलाइजेबल जो कि स्ट्रक्चर में था उसको मैं क्लियर करूँगी। देखिए इसका फंक्शन क्या होता है। बाइंडिंग टू एंटीजन, एंटीजन में बाइंड होता है। प्रोवाइड स्पेसिफिकेशन, मतलब ये जो होता है स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है फैब, और एंटीजन से जुड़ता है। और ये देखिए एफसी जो होता है फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल, मतलब, और ये क्या होता है? फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, इसलिए ये एंटीजन से बाइंड करता है। और स्पेसिफिकेशन मतलब स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है। और फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट एक्टिवेशन देता है। हेल्प इन फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस में हेल्प करता है। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? WBCS सेल वाला जो क्लास है उसमें आप देख सकते हैं, प्लासेंटा को क्रॉस करता है। ठीक है, और ये फैगोसाइटोसिस में मदद भी करता है। तो यही था। अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में आप सिनॉप्सिस से लिखते हैं और सिनॉप्सिस लिख कर लिखते हैं तो इसका रेफरेंस लिखना भी ज़रूरी होता है। रेफरेंस में आप लिख सकते हैं इम्यूनोलॉजी क्यूबी, मतलब KUBY एक साइंटिस्ट नेम है, या फिर अनंत नारायण एंड पेनिकर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, एंड तक बने रहने के लिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, एक बार चेक ज़रूर करें। ठीक है।